सन 629 की सर्दी में 29 साल के लंबे तगड़े शख्स ने चीन के शहर चांगआन से अपना सफ़र शुरू किया, पैदल भारत पहुंचने के इरादे के साथ। यह यात्रा करने का सही समय नहीं था क्योंकि चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहां की सड़कों पर डाकुओं और लुटेरों का बोलबाला था। दूसरे चीन के नागरिकों के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। इस यात्री का नाम था हुएनसांग। हुएनसांग का इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था। उस समय नालंदा दुनिया में सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। चांगआन से नालंदा की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। उस दौर के हालात में नालंदा पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। चीनी प्रशासन ने उनके वहां पहुंचने के आवेदन को नामंजूर कर दिया था। उस साल चीन में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर हुएनसांग प्रशासन और डाकुओं से बच भी जाते तो भुखमरी उन्हें आगे नहीं जाने देती, लेकिन हुएनसांग को जोखिम उठाने की आदत पड़ी हुई थी। तीर से हमला करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद हुएनसांग जियांजो नगर पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़ा खरीदने का मन बनाया। जो वो बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए मोल भाव कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों की नज़र उन पर पड़ी। स्थानीय गवर्नर ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। हुएनसांग ने आदेश को नहीं माना और भोर होने से पहले चुपचाप शहर से बाहर निकल गए। उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पकड़े जाने के डर से वो दिन में छिप जाते थे और रात में यात्रा करते थे, इस डर से कि निगरानी टावर पर तैनात पहरेदार उन्हें देख लेंगे। हुएनसांग बालू के गड्ढे में छिप गए और रात होने तक उसी में रहे। रात को जब वो एक तालाब से पानी ले रहे थे, एक तीर उनको करीब करीब छूता हुआ निकल गया। एक क्षण बाद एक और तीर उनकी दिशा में आया। ये एहसास होते ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो जोर से चिल्लाए, मैं राजधानी से आया भिक्षु हूँ, मुझे मत मारो। निगरानी टावर पर तैनात पहरेदारों का एक प्रमुख एक बौद्ध था। हालांकि उसे हुएनसांग को गिरफ्तार करने के आदेश मिल चुके थे, लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्हें खाना खिलाया और बताया कि वो किस रास्ते से जाएं, जहां उन्हें पकड़ा नहीं जा सकेगा। कुछ दूरी तक वो उनके साथ भी गया। डाकुओं ने घेरा। इसके बाद हुएनसांग ने मोहयान रेगिस्तान, पामीर दर्रा, समरकंद और बामियान होते हुए जलालाबाद के पास से भारत में प्रवेश किया। मैदानी इलाके में पहुंचकर गंगा नदी में वो एक नाव पर सवार हुए। उनके साथ 80 और यात्री थे। करीब 100 मील चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां नदी के दोनों तट पर अशोक के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक उन पेड़ों के पीछे से डाकुओं का एक गिरोह सामने प्रकट हुआ और बहाव के विपरीत नाव चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। हुएनसांग की नाव के लोग इतने डर गए कि उनमें से कुछ लोगों ने नदी के पानी में छलांग लगा दी। डाकुओं ने उनकी नौका को किनारे चलने के लिए मजबूर किया। वहां पहुंचकर उन्होंने नौका पर सवार लोगों से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा ताकि रत्नों और आभूषणों की पहचान की जा सके। वो डाकू देवी के उपासक थे। वो शरद ऋतु में देवी के सामने हट्टे कट्टे आकर्षक व्यक्ति की बलि चढ़ाया करते थे। हुएनसांग को देखते ही उन्होंने आंखों आंखों में बात की और कहा, पूजा नज़दीक है, क्यों ना हम इसकी बलि चढ़ा दें। काली आंधी ने बचाया। बलि के लिए एक मंडप तैयार किए जाने लगा। हुएनसांग ने तनिक भी आभास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी तरह का डर है। उन्होंने उनसे अपनी अंतिम प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। इसके बाद वो ध्यान में चले गए। सभी यात्री जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। तभी चारों तरफ से काली आंधी चलनी शुरू हो गई। नदी की लहरें तेज हो गई और नौका करीब करीब उलटने लगी। डाकुओं ने यात्रियों से घबराकर पूछा, ये साधु कहाँ से आया है और इसका क्या नाम है। यात्रियों ने जवाब दिया कि यह साधु धर्म की तलाश में चीन से आया है। आंधी आने का मतलब है कि देवी तुमसे नाराज हो गई हैं। तुम तुरंत माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। डाकुओं ने एक एक करके हुएनसांग से माफ़ी मांगी। वो उनके सामने लेट गए, लेकिन हुएनसांग आंखें बंद किए बैठे रहे। जब उन्होंने उन्हें छुआ तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। नालंदा में अभूतपूर्व स्वागत। 6 साल तक लगातार चलने के बाद हुएनसांग ने उस धरती को छुआ जिस पर कभी गौतम बुद्ध चले थे। पहले वो श्रावस्ती पहुँचे, फिर सारनाथ गए जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद वो पाटलिपुत्र गए जहाँ अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद वो बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु होते हुए बोधगया गए।
लेकिन वहाँ उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान पर बैठे थे अब वो वहाँ नहीं था। बोधगया पहुँचने के 10 दिन बाद 4 बौद्ध साधुओं का एक दल उनसे मिलने पहुँचा। वह लोग उन्हें अपने साथ बौद्ध गुरु सीलभद्र के पास ले जाने आए थे, जो नालंदा में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, करीब 200 सन्यासियों और 1000 लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके हाथ में पताकाएं और सुगंधित अगरबत्तियां थी। उस समय नालंदा में दाखिला हो पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसके लिए कड़ी परीक्षा ली जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की भव्य इमारत। नालंदा में घुसने का वर्णन करते हुए हुएनसांग बताते हैं, मैं नालंदा की धरती पर स्थानीय नियमों का पालन करते हुए अपने घुटनों के बल घुसा। मैं सीलभद्र के पास सम्मान दिखाते हुए अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंगता हुआ पहुंचा। उनको देखते ही मैंने उनके पैर चूमे और उनके सामने दंडवत लेट गया। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर को 6 राजाओं ने बनवाया था। इसका एक प्रवेश द्वार था, लेकिन इसके अंदर अलग अलग चौक थे जिन्हें 8 भागों में बांटा गया था। बीच में साफ पानी का तालाब था जिसमें नीले कमल के फूल खिले रहते थे। प्रांगण के अंदर चंदन के पेड़ थे और बाहर का इलाका घने आम के बागों से भरा हुआ था। हर विभाग की इमारत 4 मंजिल ऊंची थी। उस समय के भारत में हजारों मठ थे, लेकिन इसकी इमारत सबसे अलग और भव्य थी। शिक्षा का उच्च स्तर। हुएनसांग धीरे धीरे सभी व्याख्यान कक्षों, स्तूपों, मंदिरों और 300 कमरों में गए जहाँ 10,000 भिक्षु और छात्र रहा करते थे। वहाँ महायान और निकाय, बौद्ध धर्म, वेदों, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य की पढ़ाई होती थी। नालंदा में छात्रों की प्रतिभा और क्षमता उच्च स्तर की थी। इस विश्वविद्यालय के नियम बहुत कड़े थे और छात्रों को उनका पालन करना पड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक वो वाद विवाद में व्यस्त रहते थे, जिनमें वरिष्ठ और युवा बराबरी से भाग लेते थे। हर रोज करीब 100 अलग अलग कक्षाओं में व्याख्यान दिए जाते थे और छात्र बिना एक क्षण गवाए बहुत मेहनत से पढ़ा करते थे। राजा हर्ष का नालंदा को संरक्षण। हुएनसांग जब भारत आए उस समय उत्तर भारत में राजा हर्ष का राज था। वो असाधारण रूप से बौद्धिक और जिज्ञासु राजा थे, जो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर आए थे। उनके पिता ने हुड़ों को हराया था, जिसकी वजह से उनका साम्राज्य बंगाल से सिंधु नदी तक फैला हुआ था। गुप्त वंश के पतन के बाद से उस इलाके में पहली बार शांति और समृद्धि दिखाई पड़ी थी। हालांकि हर स्वयं हिंदू राजा थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम पर पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने उसे 100 गांव दे दिए थे, जिनके ग्राम प्रधानों को निर्देश थे कि वो वहां पढ़ रहे छात्रों की सभी जरूरतें पूरी करें। हर गांव के 200 परिवारों की जिम्मेदारी थी कि रोज बैलगाड़ियों में चावल और दूध और मक्खन जैसी चीजें विश्वविद्यालय में पहुंचाए। एक अतिथि छात्र के तौर पर उन्हें रोज 20 पान, सुपारी, जायफल, सुगंधित धूप बत्तियां, आधा किलो चावल और असीमित मात्रा में दूध और मक्खन की आपूर्ति की जाती थी, जिसके एवज में उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता था। मेरे समय में नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा और यहाँ तक कि कोरिया के भिक्षु भी वहाँ शिक्षा के लिए आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षक था वहाँ का पुस्तकालय। अलेक्जेंड्रिया के विनाश के बाद संभवतः वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय की इमारत 9 मंजिल ऊंची थी और उसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से को रत्नगढ़ी कहा जाता था, दूसरे हिस्से का नाम रत्न सागर था और तीसरे हिस्से को रत्न रंजक कहा जाता था। वहां से किसी भी पांडुलिपि को पढ़ने के लिए लिया जा सकता था, लेकिन उसको विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। नालंदा में हुएनसांग ने महान बौद्ध अध्येता सीलभद्र की देखरेख में पढ़ाई की थी। 3 साल तक चले अध्ययन में सीलभद्र ने उन्हें योग और दर्शन की शिक्षा दी थी। नालंदा में रिवाज थे कि छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वो गुरुओं की सभी जरूरतों का ध्यान रखें, जिसमें उनकी मालिश करना, उनके कपड़े तय करना और उनके कमरे का साफ सफाई करना होता था। हर सुबह हुएनसांग अपने 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में नगाड़े की आवाज़ के साथ उठते। कमरे के बाहर उनके स्नान के लिए हौज बने थे। इसके बाद वो व्याख्यान सुनते और कभी कभी खुद भी व्याख्यान देते। हर शाम वो पुस्तकालय में उन संस्कृत पांडुलिपियों की प्रति बनाते जिन्हें वो अपने साथ चीन ले जाना चाहते थे। 5 साल के बाद उनके पास दुर्लभ भारतीय पांडुलिपियों की लाइब्रेरी तैयार हो गई थी, जिन्हें वो अपने साथ चीन ले जाने का इरादा रखते थे। घोड़ों पर लाद कर लाइब्रेरी चीन ले जाना।
सन 643 में भारत में 10 साल गुजारने के बाद उन्होंने बंगाल के मठों की अंतिम यात्रा की और फिर चीन लौटने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले राजा हर्ष से उन्हें अपने दरबार में एक बहस के लिए आमंत्रित किया। दोनों पहले मिल चुके थे। पहली मुलाकात में हर्ष ने उनसे चीन और उसके राजाओं के बारे में प्रश्न पूछे थे। हर्ष ने उनके जरिए चीन के राजा ताइजुन को बौद्ध साहित्य की कुछ पांडुलिपियां भेजी। राजा हर्ष के सामने हुएनसांग की नास्तिक दार्शनिकों से बहस हुई। हुएनसांग ने अपने तर्कों से उन दार्शनिकों को चुप करा दिया। अब तक हुएनसांग को चीन छोड़े 16 वर्ष बीत चुके थे। जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उनके पास 657 किताबों और बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियों का संग्रह था। वो अपने साथ बहुत सारे पेड़ों की पौध और बीज भी ले गए थे। उनके सारे सामान को 72 घोड़ों पर लादा गया और उनके साथ करीब 100 कुली और पहरेदार चल रहे थे। वो खुद एक हाथी पर सवार थे जिसे राजा हर्ष ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। उन्होंने उनको पर्याप्त धन भी दिया था और उन राजाओं के लिए पत्र दिए थे जिनके क्षेत्र से होकर हुएनसांग गुजरने वाले थे। तूफान में बेशकीमती पांडुलिपियां नष्ट हुई। लौटते समय हुएनसांग के साथ एक दुर्घटना हुई। जब वो अटक के पास सिंधु नदी पार कर रहे थे, एक बड़ा तूफान आया जिसमें उनकी कुछ बेशकीमती पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। हाथी पर सवार हुएनसांग खुद तो नदी पार करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके पीछे चल रही पांडुलिपियों से भरी हुई कुछ नौकाएं तूफान में पलट गईं। नाविक लोग तो बचा लिए गए, लेकिन करीब 50 पांडुलिपियां और बीजों से भरे कुछ बक्से बह गए। चीन पहुंचने से पहले उन्होंने सम्राट ताइजुन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने गैरकानूनी रूप से चीन छोड़ने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो अपने साथ क्या कुछ ला रहे हैं और किस तरह ये सम्राट के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सम्राट ने उनके पत्र का जवाब देते हुए लिखा, हम ये सुनकर बहुत खुश हुए कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने देश वापस आ रहे हैं। आप तुरंत मुझसे मिलने आइए। अपने साथ उन भिक्षुओं को भी लाइए जो संस्कृत भाषा समझ सकते हैं। हमने प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि वो आपकी हर संभव मदद करे ताकि आपको सामान उठाने वालों और घोड़ों की कमी न पड़े। 8 फरवरी 645 की सुबह राजधानी चांगान की सड़कों पर हजारों लोग हुएनसांग के स्वागत में सड़क पर उतर आए। 16 वर्ष पहले इसी जगह से वो भारत की यात्रा पर निकले थे। उनको सबसे पहले होंगफू मठ ले जाया गया और 15 दिन बाद 23 फरवरी को सम्राट ताइजुंग ने लियोयेंग के अपने महल में उनसे मुलाकात की। इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और सम्राट ने उनसे उनकी भारत यात्रा के अनुभव, वहाँ के मौसम, उत्पात और रीति रिवाजों के बारे में कई सवाल पूछे। राजा ने उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया, लेकिन हुएनसांग ने उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सरकारी अधिकारियों के लिए जरूरी प्रशिक्षण उनके पास नहीं है। वो चांगान के एक शाही मठ में रहने लगे और भारत के अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में लिखने लगे। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ये चीन में भारत के बारे में सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण शोध बन गया। आज भी राजा हर्ष के दौर को समझने के लिए हुएनसांग के लिखे विवरणों की मदद ली जाती है।